बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसका आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाला था। अब हम एसिड्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताती चलो। क्या आपने एक वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट का? इलेक्ट्रोलाइट की ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वो आयोनाइजेशन बहुत कम करते हैं, यानी अपने आयंस में कन्वर्जन उनकी कम होती है। सही। जबकि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाते हैं, यानी इनकी आयोनाइजिंग पावर, इनकी आयोनाइजेशन की कैपेसिटी वो काफी ज्यादा है। सही। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? ये तो मैंने बता दिया कि जब मैं इसको किसी भी सॉल्वेंट में डालूं तो ये आयोनाइज हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट खुद क्या चीज है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सब्सटेंस है कि जिसको मैं किसी भी सॉल्वेंट में, और सपोज कर लें वाटर में डिसॉल्व करूं। यहाँ एक बीकर लिया हुआ है मैंने, और इस बीकर के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, और इस बीकर के अंदर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीजें हो सकती हैं? एसिड्स भी हो सकते हैं, और अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड तो HCl भी है, यानी HCl को भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जा सकता है। अच्छा, नंबर 2 पे ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिस भी हो सकती हैं, और हमें पता है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पे ना स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की जो थर्ड टाइप है वो सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और सॉल्ट्स की भी आपको एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल पता है कि NaCl को हम सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इनमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। जो वीक होंगे वो कम आयंस में कन्वर्ट होंगे। अब आयंस में कन्वर्ट होना क्या है? आयंस में कन्वर्ट होना ये है कि जैसे इसको मैं पानी में डिसॉल्व करूं, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाए और क्लोराइड आयन अलग हो जाए। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। इसको आयनाइजेशन कहते हैं। हम स्पेसिफिकली सिर्फ एसिड्स की बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में, ना हम बेसिस की बात करेंगे ना हम सॉल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब ना हम इनको आयनाइज करवाएंगे और इनकी आयनाइजेशन का कांस्टेंट मैं निकालूंगी तो वो कांस्टेंट Ka होगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में Kw था जो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर था, आज के लेक्चर में Ka होगा। Ka हम कैलकुलेट करना क्यों चाहते हैं? Ka की वैल्यूज हम इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि हम पता चला सकें कि जो सब्सटेंस, जो एसिड हमारे पास है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर क्या वो वीक एसिड है, या फिर क्या वो मॉडरेट एसिड है, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना तो बहुत वीक। ये बातें हमें किससे पता चलेंगी? Ka की वैल्यूज से पता चलेंगी। और सारी बातों को हम समझते हैं तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं Ka को डिफाइन करती हूँ कि Ka क्या चीज है। द वैल्यू ऑफ Ka, और स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि Ka क्या चीज है, तो मैं कहूंगी कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड is the quantitative measure, is the quantitative measure, quantitative measure of, quantitative measure of strength of acid, strength of acid। ये डेफिनेशन है और इसको मैं आपको आसान करके बता देती हूँ। देखिए मैंने आपको ना इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स लिखवाए। मैंने कहा वैल्यू ऑफ Ka की वैल्यू मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगी? वो ये बताएगी कि दिया गया जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर पाएंगे, और स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे क्वांटिटेटिवली। अब स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिवली से मुराद है कि मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगी, लाइक 10 रेज़ टू पावर -3 वैल्यू आती है, 10 रेज़ टू पावर -2 वैल्यू आती है, 1 वैल्यू आती है। जो भी वैल्यूज आएंगे मैं उनको मेजर कर लूंगी, और इसको हम क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं। जबकि Ka खुद क्या चीज है, तो कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को मेजर करने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया, मैंने कहा वाटर लें और उसमें ये डिसॉल्व कर दें जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये मैंने वाटर लिया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को डाला, मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करने से ये एसिड है ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा H2O को,
और H2O बन जाएगा H3O, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जबकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ Cl यानी क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो ना एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एसिड का इस्तेमाल किया और एसिड का नाम भी हमें पता है। आपकी बुक ना जनरल इक्वेशन का यूज करती है H2O लेकर उसमें Ha डालती है और कहती है कि ये एसिड है, और फिर इसकी भी आयोनाइजेशन होती है और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन H2O के पास जाके हाइड्रोनियम आयन बनाकर A को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अपना ये इक्वेशन देखें, ये रिवर्सिबल इक्वेशंस हैं दोनों, और हमें पता है कि रिवर्सिबल इक्वेशंस के लिए या रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम Kc निकालते होते थे। Kc के अंदर हम कहते थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मुझे पता है ये प्रोडक्ट है, और जब मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करती हूँ तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने A की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। अच्छा, फिर मैंने रिएक्टेंट्स में से भी दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, तो वाटर और एसिड की भी मैंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि इस बीकर में मैंने जितना वाटर डाला था वाटर उतना का उतना ही है, यानी उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयोनाइज होता है, तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये बात मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें इज इक्वल टू के, यहाँ पे Kc लिखा हुआ है और Kc भी हमें पता है कि कांस्टेंट है। एक ये वैल्यू कांस्टेंट और दूसरी ये वैल्यू कांस्टेंट, तो मैं दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाती हूँ और सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रहने देती हूँ। और देखिए वाटर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बाकी की जो चीजें बची हुई हैं वो है H3O पॉजिटिव, इसके साथ है A नेगेटिव, और उसके साथ है HA जो कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगली बात भी हमने वर्ड से सुनी है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये कहते आए हैं कि अगर दो कांस्टेंट्स हो तो उन दो कांस्टेंट्स को किसी एक कांस्टेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे तो मैंने इन दोनों चीजों को Kw से रिप्लेस किया था। आज का हमारा लेक्चर है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, तो यूज मैंने जो कांस्टेंट करना है वो Kw नहीं बल्कि Ka होगा। और स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले से बताती हूँ कि मैंने Ka क्यों यूज करना है, क्योंकि Kc और वाटर ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और इनको मैं सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर रही हूँ। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि Ka इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन और उसके साथ है A नेगेटिव और डिवीजन में है HA जो कि हमने एसिड के तौर पे यूज किया। सही। अच्छा, ये हमारी Ka की इक्वेशन निकल आई। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की मदद से हम डिफरेंट एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन ना हमने यहाँ पे ये कहा कि ये Ka की वैल्यूज हमें स्ट्रेंथ का आइडिया देती हैं। तो स्ट्रेंथ का आइडिया कैसे देती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उसके लिए मुझे बोर्ड की दूसरी साइड को साफ करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया, और इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ और भी एसिड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक एसिड को यूज करूं और उसके लिए मैं Ka की वैल्यूज को कैलकुलेट करूं, और अगर Ka की वैल्यू स्मॉलर देन 10 रेज़ टू पावर -3 हो, 10 रेज़ टू पावर -3 से अगर वैल्यू कम आ जाए, छोटी आ जाए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एसिड है वो वीक एसिड है। उस तरह के एसिड्स को जिनकी Ka वैल्यूज 10 रेज़ टू पावर -3 से कम निकल आए, यानी 10 रेज़ टू पावर -4 निकल आए, 5 निकल आए, 6, 7, 10, 12, 15 कुछ भी निकल आए, तो वो क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। लेकिन अगर मेरी Ka की वैल्यू इक्वल टू 1 टू 10 रेज़ टू पावर -3 निकल आए, यानी 1 से लेकर 10 रेज़ टू पावर -3 के दरमियान में कोई वैल्यूज हों, तो इसका मतलब है कि जो एसिड मैंने यूज किया वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना तो बहुत वीक, दरमियाना सा एसिड होगा। सही है। अच्छा, कहते हैं लेकिन अगर हमारी Ka की वैल्यूज वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, एक से बड़ी वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि मैंने जो एसिड यूज किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो यही वो तीन रिजल्ट्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि अगर Ka की वैल्यूज
इनमें से कुछ भी निकल आए तो हम एसिड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में बताया था। अपना कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिनकी हम Ka वैल्यूज देखेंगे और उनसे हम आइडिया लगाएंगे कि क्या हमारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या फिर वीक एसिड्स हैं। मैं मुख्तलिफ एसिड्स के नाम लिखती हूँ और फिर मैं वापस आके आपको उनकी वैल्यूज बताती हूँ। इन तमाम वैल्यूज से हमें ये आइडिया हो रहा है कि कुछ एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं, कुछ वीक एसिड्स भी हैं और कुछ बहुत वीक एसिड्स भी पाए जाती हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, जो वीक एसिड्स हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।